दिन के 1 बजकर 17 मिनट का समय हो चुका है। बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है, किन सेक्टर्स में है बिकवाली और कहां आ रही है जबरदस्त तेजी, इन तमाम फैक्टर्स को है आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला मैडम, को फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। मैडम, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू सो मच विशाल जी। जी, कारोबारी सत्र का अंतिम मतलब आप समझिए कि आज लास्ट डे है मैडम, फ्राइडे का डे है आसपास, और बाजार में अगर आप देखिए तो 400 पॉइंट के से अधिक की जो है गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, और निफ्टी भी जो है अब 26,040 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे, बाजार में आज गिरावट क्यों आ रही है मैडम? क्या इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि रुपए में जो गिरावट आ रही है वो एक बड़ा फैक्टर है? वेडनेसडे के भी एक आंकड़े आए हैं, उसमें कहा गया कि जो एफआईआईज की जो बिकवाली है वो 1,180 करोड़ के आसपास है। क्या वो फैक्टर है कि क्या कोई और नया फैक्टर भी आपको सामने दिखने को मिल रहा है? ये दो मेजर फैक्टर आपने ऑलरेडी गिनाई दिए हैं, और दूसरा एक और फैक्टर ये भी है कि जैसे हम लोग अब ये साल क्लोज ही हो रहा है, तो कुछ जी। पोजीशंस जो ओपन होती हैं, जनरली पीपल डू प्रेफर कि अगर कहीं पर कोई प्रॉफिट बुकिंग हो सके तो करे, क्योंकि इसके बाद में इट्स काइंड ऑफ अ फेस्टिवल सीजन इज स्टार्टिंग। एंड नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ट्रेडिंग सेशन नाम के रहेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम या पार्टिसिपेशन होता है वो कंपेरेटिवली लो रहता है। सो दिस इज वन, और अनदर ऑन दी अदर हैंड एक ये भी रीजन है। बट जो ये हो गई कि एक समझने वाली बात, लेकिन जो दिखने वाली बात सच में है वो ये है कि अभी जो रिलायंस का सभी सेक्टर्स को आप लीजिए कि मेजरली जो कुछ सपोर्ट हमको पिछले कुछ सेशन से मिला था, इट वाज आईटी। एंड जी। जब रुपया थोड़ा सा मजबूत हो रहा था अगेंस्ट द डॉलर, मैंने उस समय, और डॉलर की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आईएनआर अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ बिजनेस यूएस मार्केट से आता है फ्रॉम द आईटी सेगमेंट। तो जब ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था, पुल बैक ले रहा था, इट वाज माय ओपिनियन कि मुश्किल से 84 85 तक मैक्स आया तो आया, इट जस्ट अ पुल बैक, वापस से 92 की जो रेस है वो शुरू होगी। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। एंड जो करेंसी का डेप्रिसिएशन है, इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रिगर फॉर आवर मार्केट, बिकॉज वी आर नॉट ओनली डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वी आर एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग अमंग द ऑल मेजर करेंसी, चाहे वो आप जापानीज करेंसी लीजिए या फिर आप कोई भी आप मेजर करेंसी उठाइए, जी। रुपया वीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो अभी कुछ जो न्यूज भी मार्केट में फ्लोट हो रही है, कुछ रिसर्च रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हो रही है अबाउट दी आने वाली आउटलुक ऑफ ग्रोथ कैसी रहेगी। सो एट दिस हाई पॉइंट सबको ये लग रहा है कि जो सबको पता है, मतलब लगने जैसे इसमें कुछ है नहीं, एवरीवन जी। इज अवेयर, ये प्राइस्ड इन न्यूज है कि जो ग्रोथ है अगले क्वार्टर में शायद उतनी बेहतरीन नहीं होने वाली है। तो वो मतलब एक आप कहना नोट चाह है। रही हैं कि बाकी 8.2 तो के आसपास की जो जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए थे उससे थोड़ा हम कमतर आते हुए दिखेंगे। आंकड़े हैं ये। जी। जी। कम यस। आते हुए दिखेंगे। तो हाँ, कम आते हुए लगेंगे। और उसके पीछे वैसे क्या भी जो फैक्टर अगर होगा हम मैडम? क्या कम जो तिमाही नतीजे जो आने वाले होंगे वो भविष्य में वो कमजोर होंगे, या क्या क्या फैक्टर्स होगा? देखिए, आज की डेट पे हमारे जो सबसे ज्यादा दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश में तो हैं, बहुत जी। सारे एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन अभी वो धरातल पे जो रियलिटी में ऑन ग्राउंड वो चीज अभी हुई नहीं है। एंड हमारी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, सॉरी, हमारी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो जिसका इम्पैक्ट सीधा सा, मैं सिर्फ एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से लेमैन की भाषा में बोलूं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और उसका सीधा एक कारण ये है कि जो प्राइस इन जो इन्फ्लेशन अदर ग्लोबल मार्केट में है, साथ में जी। हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन, जो हमारी परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होने से हमारी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में हम लोग जो कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगी, हमारे प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में महंगे साबित होंगे। और इसका एक और इम्पैक्ट ये भी रहेगा कि जो जो टैरिफ लगे हुए हैं उसका तो असर था ही, बट ये जी। जो एडिशनल कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से जो रिजल्ट है, कंपनीज के नंबर देखेंगे हम लोग कि उतने इंप्रेसिव नहीं रहेंगे। आईटी सेक्टर, यस श्योरली है कि आईटी सेक्टर को इस डिक्लाइन का फायदा मिल सकता है। जी, आपने ठीक कहा मैडम कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है आज 23 पैसे जो है टूटकर 89.94 के लेवल के पार भी चला गया है। और जिस तरह से इसी महीने का डेटा था, 91 के लेवल के भी हम लोग पार जाते हुए दिखे थे। फिर उसके बाद जो आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बेचे गए, उसके बाद जो है रुपए में सपोर्ट आती हुई दिखे, और 91 से जो लेवल है वो 89 के आसपास आता हुआ दिखा है। एक और फैक्टर मैम, उसके बाद फिर हम लोग जो है व्यूवर्स के सवालों पर चलेंगे। एक फैक्टर आ रहा है कच्चा तेल। कहा जा रहा है मैडम कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका की ओर से जो वेनेजुएला से जो तेल के शिपमेंट पर दबाव एक
फैक्टर ये है, और दूसरा है कि नाइजीरिया में जो सैन्य कार्रवाई है उसके बाद जो है ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में करीब 0.4% की तेजी आई है। और आपको तो पता ही है मैडम कि 85 से 90% जो है हम लोग अपने आवश्यकता की जो क्रूड ऑयल की जो तेल है जो वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम पे तो भार पड़ता ही है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर पर यस। क्रूड ऑयल कितना बड़ा फैक्टर है ये आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, हमारी आज की डेट में भी हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा जाता है डॉलर के, सिंपल भाषा में जो डॉलर में हमारी सबसे बड़ी परचेजिंग आज भी होती है वो है क्रूड की। तो जी क्रूड का महंगा होना हमारे लिए एक महंगा सौदा पड़ता है। यस, अभी थोड़े दिन पहले कुछ कंपनीज के साथ भी कुछ न्यूज आया था जिसमें हमारे कुछ ओमान के साथ में हमारी ट्रेड डील फाइनल हुई, जिसमें कि हमको सस्ता क्रूड होने की कुछ FTA हुआ है उनके साथ में। तो वो एक रास्ता आने वाले साल में खुलेगा। लेकिन अभी के लिए जो क्रूड के प्राइस जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस मार्केट में प्राइस जो है दिख रहा है हमें, किसकी वजह से जो प्रेशर है ये बड़ा रहेगा। एंड जैसे कि हमने बताया कि सबसे मेजर पैसा हमारा हमारी एनर्जी को बाय करने में जाता है, यानी क्रूड में जाता है। तो इसका महंगा होना डेफिनेटली एक एडिशनल कॉस्ट, एक एडिशनल प्रेशर हमारे मार्केट के ऊपर डालता है, और वही हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेल, एज फार एज क्रूड कहाँ तक जा सकता है, तो जनवरी क्रूड अभी चल रहा है अभी 5284 के आसपास में। और ये इन माय ओपिनियन अगले 2 से 4 दिन के अंदर, ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, ये 5400 के ऊपर निकलेगा, और एक एक्सटेंडेड टारगेट अगर मैं देखूं तो 5540 तक भी ये जा सकता है। तो इट जी इज वेरी लाइकली कि ये प्रेशर हम लोग आगे भी कंटिन्यू एक्सपीरियंस करेंगे, और जो दबे हुए भाव थे, जो पिछले कुछ सेशंस में जो प्राइस गिरा, उसका फायदा मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया है। अब यहाँ से जो नए चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं यूएस और वेनेजुला के बीच में उसका जी असर और टेंस दिखेगा। जी। अब चलिए मैडम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी जो 26,050 के आसपास जो कारोबार कर रहा है, लेकिन अब गेनर्स और लूजर्स की जो लिस्ट है उससे भी आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बाखबर कर देते हैं। तो डेटा मेरे पास आ गया है मैडम, और सबसे पहले हम लोग लूजर्स की लिस्ट की बात करते हैं। चलिए, निफ्टी गेनर्स की लिस्ट आ गई है हमारे सामने। टाइटन 2% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी में 0.83% की तेजी है। सिप्ला 0.62% की, और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आधे फीसदी की तेजी है। इंडाल को भी आधा फीसदी जो है वो मजबूत होकर जो कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अब लूजर्स की जो लिस्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस 1.39% की गिरावट है। सन फार्मा 1.35% डाउन है। HCL टेक 1.19%। बजाज फाइनेंस 1% कमजोर है, और टाटा महिंद्रा टेक महिंद्रा 1.07% ये भी कमजोर होता हुआ नजर रहा है। अब इसका अगला सेगमेंट जो है वो भी हम लोग डिकोड कर लेते हैं। अगला सेगमेंट है मिड कैप गेनर्स। KRK रियल इंजीनियरिंग जो है 14% जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। MMTC जो है 12% मजबूत है। रिको ऑटो 10% मजबूत। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट जो है 9.82% मजबूत है। RACL गियर टेक जो है ये भी 9% की तेजी दिखा रहा है। इसमें अच्छी खासी, इन तमाम जो शेयर्स की जो लिस्ट है इसमें अच्छी खासी तेजी आपको दिख रही होगी। लेकिन कहाँ पिटाई हो रही है? श्री प्री कोटेड इसमें 5% की डाउनसाइड है। पोषक लिमिटेड में 3% का डाउनसाइड है। VIP 3.5% कमजोर है। ब्लिस GVS फार्मा 3.5% डाउन है। स्टैनली लाइफस्टाइल्स जो है ये भी 3.36% की गिरावट है। तो ये रही कुछ स्टॉक्स की लिस्ट जहां पर जो है अच्छी खासी आपको तेजी भी देखने को मिल रही है और गिरावट भी। अब आ जाइए स्मॉल कैप गेनर्स की लिस्ट में। KRK रियल इंजीनियरिंग फिर से इस लिस्ट में शामिल है 13.70 यानी 14%, ये भी मजबूत है। MMTC 12%, रिको ऑटो 10%, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट जो है 9.96%, और जॉन कॉकरियल जो है 8.29% जो है मजबूत होकर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो ये रही स्मॉल कैप गेनर्स की लिस्ट। अब स्मॉल कैप लूजर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। श्री प्री कोटेड 5% डाउन है। ब्लिस GVS फार्मा 3.5% जो है ये भी डाउन है, और स्टैनली लाइफस्टाइल्स जो है 3.5% ये भी डाउन है। VIP इंडस्ट्रीज में भी मार पड़ रही है, 3.44% डाउन है। FIM इंडस्ट्रीज जो है ये अगला स्टॉक है जिसमें भी 3% से अधिक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये रहा पूरे स्टॉक्स का लिस्ट, कहाँ तेजी हो रही है और कहाँ नुकसान हो रहा है। मैडम आपसे समझना चाहेंगे, सन फार्मा को एक स्टॉक लेते हैं हम लोग, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज ओपनिंग 1737 के आसपास है और हाई 1737 के आसपास है। गिरावट आ रही है मैडम, क्या बिकवाली हो रही है ऊपरी स्तर पर, या क्या कोई और फैक्टर है? इसमें एक न्यूज भी थी, आज सुबह हम लोग कहीं पर डिस्कस कर रहे थे कि सन फार्मा में एक न्यूज फ्लो भी है। जी मुझे याद तो अभी नहीं आ रहा है, बट देयर वाज अ न्यूज फ्लो इन दिस। बट जी उस न्यूज फ्लो के चल आई थिंक कुछ स्टेक सेलिंग वगैरह का कुछ रहा है।
जी वेल बट मैं सजेशन मेरा ये है कि इस गिरावट में तुरंत बाय मत करिए। सन फार्मा का समय आएगा जब इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं, एंड इन माय ओपिनियन दैट प्राइस इज 1630, और अभी ये 1713 के आसपास पे चल रहा है। तो थोड़ा सा और वेट करिए, 2-4 दिन के अंदर में आपको 1630 के आसपास, 1600 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। देयर वी कैन कंसिडर फॉर द फ्रेश बाइंग, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से वेट एंड वॉच करो थोड़ा सा, और प्राइस को अपने भाव पर आने दीजिए। जी। अब जो मुनाफा वसूली की जो दबाव देखने को मिल रहा है मैडम, वो एक और स्टॉक में देखने को मिल रहा है, वो है श्रीराम फाइनेंस में। इसको लेकर खबरें आ रही थी, जी। और अब देखिए जिस तरह से जो पिटाई हो रही है, अब इसमें क्या करने की सलाह होगी? श्रीराम फाइनेंस में तो देखिए एक अच्छे ऊपरी स्तर से मतलब कोई ऐसा बड़ा दबाव मुझे नहीं लग रहा है इसमें, और अभी जी ये 960 के प्राइस पर है। एंड विशाल जी, आई एम हैप्पी टू शेयर विद योर ऑल व्यूअर्स, क्योंकि जी मनी प्लीज। 9 के व्यूअर्स को भी ये स्टॉक 600 620 पर अभी रिसेंटली रिकमेंड किया गया था, एंड फ्रॉम देयर इट इज 960। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, लगभग 50% का गेन है। एंड दिस प्रॉफिट बुकिंग जो आप अभी नहीं देख रहे हो आप इतना, लेकिन आने में जो प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपीरियंस करोगे, इसमें मैक्सिमम जो मुझे रेंज दिखती है, 1000 रुपए का जो भाव है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर, 1000 से 1015 का ये जो भाव है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर अभी काम करने वाला है। सो दोज हु आर इन, आई वुड से नाउ दिस इज द टाइम यू शुड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। आप ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए कम से कम 880 के प्राइस पर। और जो फ्रेश बाइंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि अभी आप वेट करिए कम से कम इसको 760 रुपए तक आने के लिए। तो फ्रेश बाइंग जी करने से थोड़ा रुको, प्रॉफिट में हो, ट्रेल करिए। आई होप कि सबको उनका आंसर मिल गया है। जी। मैम, दो तीन स्टॉक हैं, वो डिफेंस से रिलेटेड है, मैंने निकाला है अपने आरएनडी कर कर। उसमें कहा जा रहा है कि 35% तक टूट चुके हैं डिफेंस स्टॉक्स, और डिफेंस स्टॉक देखिए काफ़ी हलचल में भी हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इन शेयरों में क्या करने की सलाह होगी। एक दो स्टॉक है मझगांव डॉक के शेयर में, आप देखिए जहाज बनाने वाली कंपनी है। 29 मई 2025 को ये 3778 के आसपास था, अपने 52 वीक हाई के आसपास। तब से लेकर अब जो है इस शेयर में जो है तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और 33% तक आज जो है वो फिलहाल अगर आज के डेटा को देखेंगे तो 33% तक की जो है गिरावट आ चुकी है फ्रॉम 29 मई 2025। हालांकि फिलिप कैपिटल एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ रही है, 3200 का टारगेट दे रहा है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे मझगांव डॉक में क्या करने की सलाह होगी? मडगांव डॉक में अभी आप ग्रेजुअल मोड पर एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। जी इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इस स्टॉक को 2350 के आसपास के प्राइस पर एक्यूमुलेशन मैंने शुरू शेयर किए थे, जिसमें से जी 2620 का टारगेट दिया था। एंड आई थिंक, लेट मी चेक, यस, 2620 का टारगेट आज ही हिट हुआ है। 2620 ये रेंज दी थी विच गॉट हिट टुडे, बट दैट वाज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड था। जी आगे का आउटलुक क्या है? आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो जो रिपोर्ट आई है, आई अग्री विद इट। ये रिपोर्ट के मुताबिक ही नहीं, अगर हम इसको एक साल, अभी आपने जो स्टॉक फाइंड किए हैं ऐसे स्टॉक है जिसमें पिछले साल दर में 25 30 35% की गिरावट है। तो आज जब हम स्टॉक्स के आउटलुक को डिस्कस कर रहे हैं कि अगले एक साल का नजरिया क्या है, सो एग्जैक्टली विद मैम। दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यस। तो अभी जैसे हम दिसंबर क्लोज कर रहे हैं, तो अगले 26 दिसंबर 2026 का नजरिया क्या बनता है इस स्टॉक को लेके? तो ये सिर्फ 3200 के पास तक ही नहीं रहेगा, क्योंकि और यहां से मुझे लगता है कि 3500 के टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हो रहा है। बट ओके आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, जो आप आज इसमें बाइंग ले रहे हैं, यू गॉट टू बी मेंटली फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड वेल एडवांस, कि अगर यह स्टॉक आपको 2400 के आसपास मिले ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी न्यूज फ्लो की वजह से, वहां आप थोड़ा सा एडिशन कर सके। एंड जो स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चलेंगे स्ट्रिक्टली, बिकॉज अगर ये स्टॉप लॉस ब्रीच होता है इन गुड मार्केट कंडीशन, तो जब मार्केट खराब होगी तो स्टॉप लॉस जो है, जो सपोर्ट है एक्चुअल, फिर वो काफी काफी दूर होंगे। तो 2200 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, बड़े टारगेट जो मैंने अभी यहाँ पर अभी आपको मेंशन किए हैं कि 3000 जो रिपोर्ट के अनुसार है, उन्होंने 3200 बोला है, बट अकॉर्डिंग टू मी 3000 should be the first target that should be considered, and ओके 3500 एट जैसे ही आपका 3000 ट्रिगर हो, ट्रेलिंग करना चाहिए। ओके मैम, नेक्स्ट स्टॉक इज कोचिंग शिपयार्ड। अगर इसके भी डेटा देखें तो 6 जी। जून 2025 को ये 2547 का जो है अपना 52 वीक हाई लगाया था, और तब से लेकर अब तक देखें तो शेयर में भी जो है 35% की गिरावट है। हालांकि फिलिप कैपिटल की भी एक रिपोर्ट ही है, उन्होंने भी बाय की रेटिंग दी और 2175 का जो टारगेट दिया है। आपको कैसा लग रहा है कोचिंग शिपयार्ड मैडम? क्योंकि आज मैंने पूरा जो शो है इसको थोड़ा जो है डिफेंस ओरिएंटेड रखने की कोशिश की है, और तमाम जैसे मैं हम लोग समझिए मैडम 4 ट्रेडिंग सेशन ही बस दूर है हम लोग 2025 से। तो जो नेक्स्ट ईयर का यस। जो फॉरकास्ट है तो वो कैसा हो, इस ये भी मेरा एक मुद्दा था जिसको मैं आपसे जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो आज मैं अभी जो भी स्टॉक्स देखूंगी विशाल जी, मैं उस नजरिए से देखूंगी कि हमारे एक साल का नजरिया क्या बनता है और क्या स्ट्रैटेजी यूज करें। विद दैट जी पॉइंट ऑफ व्यू सभी स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड अभी 1650-55 के पास में है, बायबल है। ओनली वन कंडीशन शुड बी फॉलो हियर कि अगर आप इसमें एवरेज कर सके अगले, अगर ये 1450 पर आए, विच इज लाइकली कि आ सकता है, तो 1450 के आसपास जब ये आए तो आप उसमें थोड़ा बहुत इंड्यूस कर सके, इन्फ्यूज कर सके न्यू मनी, तो उस हिसाब से आप इसमें बाइंग ले सकते हैं। बिकॉज आपको जो यहाँ पर साल भर का जो मिनिमम टारगेट है, एक पहला टारगेट 2100 का है, तो कंपेरेटिवली आप बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड जो आपको डिविडेंड मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर वो एक अलग चीज है, बट स्टॉक पर प्राइस पर भी आपको एक एप्रिसिएशन यानी अपसाइड की मूवमेंट दिखती है। नाउ टारगेट हम यहाँ पर सेकंड टारगेट कम से कम अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर 2350 तक भी एक सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी जो बताई है उसके हिसाब से चलेंगे तो आप अपने एक एवरेज प्राइस बेटर बना लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है कम होगा और आपकी जो रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज इंक्रीज होगी। सो यहाँ जी पर आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए 1300, 1300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसी के बेस पर आप आगे के टारगेट को चेस कर सकते हैं। जी मैम, एक लास्ट सवाल है, गार्डन रिच बिल्डर्स को लेकर भी है, जीआरएससी का शेयर है, उसको उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। 23 जून 2025 के जी अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो 35 रुपए का जो है इसने 52 वीक हाई लगाया था, और तब से इस शेयर हाँ में अभी भी अगर आप देखें तो 31% की गिरावट है। तो इन तमाम शेयरों में जैसा कि मैंने कहा कि अपने 52 वीक हाई से ये 30 से 35% गिरे हुए हैं, तो क्या इनमें अभी कोई खरीदारी का मौका है? ये हम मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैडम, गार्डन रिच में क्या करने की सलाह होगी? बाइंग की सलाह है, और इसका एक सिंपल थंब रूल, मैं इस स्टॉक पे क्या फॉलो होता है वो बता रही हूँ। हर स्टॉक का एक अलग नेचर है। आप इस स्टॉक को 200 दिन के मूविंग एवरेज पर उठा करके लगा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं रह पाता। नाउ जब हम बात कर रहे हैं, लकीली वी आर टॉकिंग हियर व्हेन ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के बहुत नजदीक है। इट्स लाइक 2400 के आसपास इसका मूविंग एवरेज आ रहा है, और ये 2488 के आसपास में है। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जब भी ऐसा हुआ तो लगभग 100% से लेकर के 250% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। सो सिमिलर एक्सपीरियंस, बट उसमें समय लगा है, एक साल की नजरिया पूरा नहीं, कभी कभी कम तो कभी ज्यादा समय लिया है उसने, लेकिन अपसाइड की मूवमेंट ज्यादा बनी और डाउन साइड के लिए जो रिस्क था वो डिफाइंड रहा, कम रहा। एंड सिमिलरली तो इसी पैटर्न को वैल्यूएशन, मार्केट के जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, न्यूज फ्लो जो है हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर के, करंट इस स्टॉक की बुक ऑर्डर वैल्यू, करंट इसकी खुद की वैल्यूएशन और प्राइस एक्शन, इन सबको जब आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको एक साल के लिए बहुत अच्छा 50 से 60% का अपसाइड का मूवमेंट ओपन होते हुए दिखता है। सो दैट्स द आउटलुक। नाउ बाय कैसे करें? अगर आप इसको 2400 के और 2500 की रेंज में बाइंग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, देन आपके मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन 3000 से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड गो अप टू, आप इसको 3500 तक भी देख सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टॉक का नेचर क्या है, तो उस नेचर को ध्यान में रखते हुए यू माइट रिक्वायर टू ऐड समथिंग नियर टू 2200, एंड अ कंबाइंड स्टॉप लॉस आपको 2500 पर मेंटेन करके चलना चाहिए, एंड विच इज वेरी वेरी अनलाइकली कि वो हिट हो। जी मैम, अब कुछ व्यूअर्स के भी सवाल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है कि प्लीज़ आस्क फॉर द टेक्निकल एंड द फंडामेंटल व्यू ऑन ताज जीवीके। इन्होंने खरीद रखा है, 477 का भाव है, तो प्लीज़ ताज जीवीके को देखिए मैडम, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? जस्ट मिनट, और आज ये भी 4% अप भी है, और जी 430 का इसका भाव चल रहा है। देखिए, एक ब्रॉडर व्यू में अगर आप इसको देखें तो सेक्टर से सस्ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई का इनफ्लो आपको दिखेगा, यानी पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के डिफरेंस में ईयर ऑन ईयर में भी आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। और जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है, तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो स्मॉल कैप है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में है, और साथ में आपकी एफआईआई का इंटरेस्ट और रिआईएस का इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है, प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा प्लेज्ड ना हो और सिग्निफिकेंट अमाउंट हो उनके प्रोमोटर्स की, तो ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, एंड अगर आप उसको थोड़ा होल्ड कर सके तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड, आपने इसको अच्छे समय पर हाईलाइट भी किया है, अगर इसको 430 पर एज अ फ्रेश बाइंग कोई कंसीडर भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम हियर जो मिनिमम टारगेट विशाल जी बनते जी हैं वो कम से कम स्टार्ट होते हैं 480 से, विच इज लाइकली 13
15% के लगभग का अपसाइड का मूव है। एंड Okay. हम इसको अगर एक थोड़ा और 6 महीने के नजरिए से देखें तो लगभग 535 तक का, 530 इस 5 पॉइंट की रेंज तक भी 530 तक का एक टारगेट हमको सेकंड भी दिख सकता है। तो वैल्यूएशन पार्ट पर कंफर्ट है, प्राइस एक्शन मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नीचे की बाइंग नहीं है, मीडियोकर बाइंग मिल रही है अभी आपको। ये स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 390 रुपए का मेंटेन होना चाहिए, बट अपसाइड की पोटेंशियल या फिर मेरी भाषा में टारगेट प्रोबेबिलिटी हायर है इसमें। जी, चलिए मैम, तो फिर अगला स्टॉक इनका मिधानी है। मिधानी को लेकर भी इनका सवाल है। 400 रुपए की खरीद है, क्या करने की सलाह होगी मैडम? 400 रुपए की खरीद है, बाप जी, रे। बहुत कितने स्तर ऊपर पर के फंस स्तर पर खरीद के उनका स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, वेल, नो वरीज। अभी देखिए थोड़ा सा ये स्टॉक अभी एक पुल बैक मूवमेंट में, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप इसको कितने क्वार्टर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। सो लेट मी टेक कि आप इसको कम से कम 2 क्वार्टर्स, आज से 6 महीने होल्ड कर रहे हैं, यानी जून जुलाई तक आपका नजरिया है, मई जून तक कम से कम। सो विद दैट व्यू आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की अगर आपकी गुंजाइश है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। नाउ इसमें स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा इस बार 295। ठीक है, एंड यहां से जो टारगेट है, आपको टारगेट लेने के लिए वेट ही करना पड़ेगा अगर एवरेजिंग नहीं की तो मेरी नजर में जो अगले कुछ महीनों के अंदर में जो पहला टारगेट, आई शुड से वीक्स, जो कुछ वीक्स में जो अगला टारगेट मुझे यहाँ पर दिखता है दैट इज 380। एंड पॉसिबली कुछ महीनों का जो टारगेट मुझे यहाँ पर दिखता है वो 430 तक का दिखता है। सो डिसाइड कि क्या आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। इफ यस, ट्राई टू ऐड समथिंग, क्योंकि यहां से आपको फिर एग्जिट, प्रॉफिटेबल एग्जिट थोड़ा जल्दी मिल सकता है। स्टॉप लॉस ओके। जैसे मैंने बताया 295 इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस स्टॉक, क्योंकि अगर इसके नीचे ये जाता है तो फिर इसके बाद में जो पीएसयू स्टॉक्स में जो एक थीमेटिक बाइंग चल रही है, अगर आप देखेंगे तो सभी पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा भी बाइंग का मोमेंटम बना हुआ है। इट इज बिकॉज की क्वार्टर एंड हो रहा है और वी आर वेरी क्लोज टू बजट। तो वो नैरेटिव जो मार्केट में चल रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखते हो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट या फिर श्रिंक्ड रखिए। ओके मैम, एक लास्ट स्टॉक है जी इनका MICEL, 45 की खरीद है। इन पर भी एक राय दे दीजिए। MICEL। जी, 45 रुपए की खरीद है, अभी खरीदा है, ठीक है, फिलहाल आप इसको होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई वुड से आपने एक अच्छे समय पर एक बाइंग कर ली है। एक और चीज जस्ट इसमें पॉसिबल टारगेट शेयर करने से पहले आई वांट टू टेल यू दिस स्टॉक इज एक्सपेंसिव टू इस सेक्टर। आपने सिर्फ ये प्राइस एक्शन के बेस पर आपने इसको बाय लिया है। सो अगर आप इस तरह की बॉटम बाइंग कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंपेयरिंग दैट स्टॉक विद द सेक्टर्स मल्टीपल्स एंड द अदर फंडामेंटल स्कोप्स, तो उसमें जी, जनरली क्या होता है कि स्टॉक टेक्निकल्स फेल होते हैं इन दैट वे। सो आपका एक्सपोजर जरूर लिमिट कर लीजिए, वही मैं कहना चाहूंगी। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो स्ट्रिक्टली 41 का होना चाहिए। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं 50 ऑनवर्ड्स अप टू 55, बट फंडामेंटली स्टॉक अभी एक्सपेंसिव है, टेक्निकल के जी। बेस पर ठीक है।